दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में सिमर नाम की एक लड़की रहा करती थी। सिमर अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। सिमर के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से सिमर अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। सिमर के चाचा काम की तलाश में अक्सर बहुत दिनों तक बाहर ही रहा करते थे और सिमर की चाची रूपाली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सिमर से पूरे घर का काम भी करवाती थी और सिमर को दिन भर में सिर्फ एक बार ही खाना खाने को देती थी, वो भी एक दिन का बासी शाम का बचा हुआ खाना। सिमर उस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपना जीवन किसी तरह से बिता रही थी। वही रूपाली कोई भी काम नहीं करती थी, बस पूरे दिन बैठकर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। फिर एक दिन रूपाली सिमर से बोलती है, अरे ओ मनहूस सिमर, आज कान खोल कर सुन ले तू। आज घर की जल्दी जल्दी साफ सफाई कर ले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना कर रख दे, क्योंकि आज मेरी बहन प्रीति मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तू मेरी बात तो समझ गई ना? चाची जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर का पूरा काम कर दूंगी। समझ गई तो जा जल्दी से काम कर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल अब जल्दी से अंदर जा और घर के काम में लग जा। बेचारी सिमर पूरे दिन घर का काम करती है और शाम को रूपाली की बहन प्रीति आ जाती है। दीदी, कैसी हो आप? बहन, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? दोनों बहनें बहुत देर तक बात करती रहती हैं और खुशी से अपना दिन बिताती हैं। जब दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं, तभी वहाँ पर सिमर आती है और अपनी चाची जी से बोलती है, चाची जी, मुझे खाना दे दीजिए। आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है चाची जी। अरे मनहूस, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। अपनी मनहूस शक्ल लेकर तू हमेशा आ जाती है। एक दिन अगर खाना नहीं खाएगी तो मर थोड़ी जाएगी। तू किचन में जाकर देख, मैंने तेरे लिए खाना पहले से निकाल कर रख दिया है। जा और जाकर अपना पेट भर ले। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, फिर से दोबारा से आई तो फिर देखना मैं तुझे कैसे बताती हूँ। जब देखो तब आ जाती है दिमाग खाने। अच्छा प्रीति, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमर रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिमर जल्दी से उठ जाती है और घर का काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली और उसकी बहन प्रीति आपस में बातें कर रही थी। दीदी, मैं तो आपसे एक बात बताना ही भूल गई। यहाँ से थोड़ी दूर एक ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है। ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक अच्छा सा लहंगा पहनकर जाना होता है। और दीदी, आप मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद दो और एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए वो। आप तो मुझे जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगर मैंने ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया तो मैं ही जीतूंगी और जीतने पर मुझे बहुत ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है बहन, तू कहे और मैं न लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू मेरी सबसे छोटी और प्यारी बहन है। मैं तुझे एक अच्छे ब्रांड का लहंगा खरीद दूंगी, जिससे ब्यूटी कंपटीशन में तू ही जीतेगी। रूपाली और प्रीति की ये सारी बातें सिमर सुन लेती है और सिमर बोलती है, क्या ब्यूटी कंपटीशन? मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अगर मैं ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ तो मैं भी जीत सकती हूँ। एक बार मुझे चाची जी से जाकर बात कर लेनी चाहिए, क्या पता वो मेरे लिए भी एक लहंगा खरीद दे। इतना बोलकर सिमर अपनी चाची के पास जाती है और उनसे बोलती है,
चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए भी एक लहंगा ले आइएगा, थोड़ा सस्ता ही हो, लेकिन आप मेरे लिए ले आइएगा। चाची जी, मेरा बचपन से ये सपना है कि मैं एक ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ। अरे दीदी, आपने भी अपने नौकरों को कितना सर पर चढ़ा कर रखा है। ये जैसे आपको ऑर्डर दे रही हो, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ बहन, तू सही कहती है। मैंने अपने नौकरों को कितनी छूट दे रखी है। मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ तो ये मेरे सर पर चढ़ गई है। देखो तो भला इस कलमुही की हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझसे लहंगा मांगने लगी, वो भी ब्यूटी कंपटीशन जीतने के लिए। अरे मनहूस, तू मेरी बात ध्यान से सुन। इस ब्यूटी कंपटीशन में मेरी बहन पार्टिसिपेट कर रही है और उसे ही ब्यूटी कंपटीशन जीतना है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मुझसे लहंगा मांग रही है? अब तू यहाँ से चली जा, या तू इस घर से बाहर निकलना चाहती है? अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। न जाने मैंने पिछले जन्म में क्या किया था कि ये मनहूस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब जा भी और जल्दी हम दोनों के लिए कॉफी बना कर ला। अरे दीदी, आप भी इस मनहूस को बोलकर अपना मूड मत खराब करो। चलो हम दोनों कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ बहन, तू सही कहती है। बाहर घूमने से मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इतना बोलकर रूपाली और प्रीति मार्केट की तरफ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। रूपाली और प्रीति के शॉपिंग पर चले जाने के बाद इधर सिमर बहुत रोती है, क्योंकि रूपाली और प्रीति मिलकर सिमर को बहुत डांटती थी। इसलिए सिमर बहुत रो रही थी और अपनी माँ पापा के फोटो के आगे जाकर सिमर बहुत रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप लोगों के जाने के बाद मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया है। मैं यहाँ पर एक नर्क की तरह अपना पूरा जीवन बिता रही हूँ। चाची जी मुझे बहुत डांटती है। मैं घर का सारा काम भी करती हूँ और शाम को बची हुई एक रोटी ही खाती हूँ, वो भी कल शाम की बची हुई। आज मैंने उनसे एक लहंगा क्या मांग लिया, वो और उनकी बहन ने मिलकर मुझे बहुत डांटा। माँ, मैं अपना जीवन एक नर्क की तरह बिताती हूँ। भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? ऐसा बोलकर सिमर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर में से उसकी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बेटी सिमर, तुम रो मत। मुझे सब पता है कि तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार होता है। माँ, आप यहाँ पर कैसे? भला ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हाँ बेटा सिमर, मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत सताएंगी। लेकिन बेटी, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हुए। अब उन लोगों को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। बेटा सिमर, तुम उदास मत हो। तुम्हें ब्यूटी कंपटीशन में जाना था ना, तुम उसमें जरूर जाओगी। तुम्हें तो बस एक लहंगे की जरूरत है। मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर देती हूँ। बेटी, मुझे पता था कि तुम्हारा बचपन से सपना है एक ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए बेटी, तुम हॉल में जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और जादुई लहंगा मिलेगा। तुम देखना बेटी, वो जादुई लहंगा इतना अच्छा है कि ब्यूटी कंपटीशन में तुम ही जीतोगी। माँ, आप बहुत अच्छी हो, जो कि मरने के बाद भी आपने मेरी मदद की। फिर जैसे ही सिमर हॉल में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था, जिसे देखकर सिमर बहुत ही खुश हो जाती है। कल ब्यूटी कंपटीशन है और उससे पहले ही अपने पास इतना सुंदर लहंगा देखकर सिमर और खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रूपाली और प्रीति भी शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। प्रीति ने अपने लिए भी एक लहंगा खरीदा हुआ था। फिर ब्यूटी कंपटीशन के दिन सिमर ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हुई थी।
सिमर इतना सुंदर लहंगा पहनी हुई थी कि सभी की नजर सिर्फ सिमर पर ही थी और सिमर दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसलिए सिमर ब्यूटी कंपटीशन जीत जाती है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है। सिमर के घर आने के बाद रूपाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो सिमर से गुस्से में बोलती है, क्यों रे मनहूस, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बहन तेरी वजह से ब्यूटी कंपटीशन में हार गई, लेकिन तेरे पास ये लहंगा आया कहाँ से? क्या तूने किसी से चोरी किया है? तुझे सुनाई कम देता है क्या? मेरी दीदी तुझसे कुछ पूछ रही है, तू उसका जवाब जल्दी दे। वो चाची जी, ये जादुई लहंगा मेरी माँ ने मुझे दिया है। तेरी माँ ने तुझे ये लहंगा दिया है? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लहंगा अब मेरी बहन ले लेगी। फिर प्रीति वो जादुई लहंगा अपने हाथों में ले लेती है। प्रीति जैसे ही वो जादुई लहंगा छूती है, वो देखने में काली और बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है। अरे नहीं दीदी, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं इस जादुई लहंगे को छूते ही इतनी काली कैसे हो गई? क्यों रे सिमर, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया है? मेरी बहन इतनी काली कैसे हो गई? इतना बोलने के बाद रूपाली भी उस जादुई लहंगे को छू लेती है और वो भी दिखने में काली और बदसूरत हो जाती है। तभी वहाँ पर सिमर की माँ प्रकट हो जाती है और सिमर से बोलती है, बेटी सिमर, मेरा काम हो गया है, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस जादुई लहंगे से मांग लेना, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर सिमर की माँ को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। सिमर जादुई लहंगे को लेकर रूपाली के घर से हमेशा के लिए चली जाती है और जादुई लहंगे से एक सुंदर सा घर मांग लेती है और उस घर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, परीलोक में रहने वाली श्रुति परी जब अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर खुशी अपनी सौतेली माँ चंपा और भाई सूरज से दुखी होकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। खुशी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और भाई उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। खुशी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? वो माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने से मेरा पेपर स्टार्ट है ना, तो इसीलिए पढ़ाई कर रही थी। जरा देखो इस बेशरम को, घर का सारा काम छोड़कर महारानी कलेक्टरी करने की सोच रही है। माँ, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और बर्तन कपड़े सब कर दिए हैं। अच्छा, फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर नदी पर ले जाकर उसे धो ला। रखे रखे कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी वो सारे कपड़े तो पहले से धुले हुए हैं ना। जितना बोला जाए उतना ही किया कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। खुशी सारे कपड़े लेकर नदी पर धो रही थी, तभी उसकी नजर परी के लहंगे पर जाती है, जो गलती से पृथ्वी लोक पर गिर गया था। ओह वाह, कितना सुंदर लहंगा है ना ये। मैंने आज तक ऐसा लहंगा कभी नहीं देखा। खुशी अपना सारा काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। फिर अगले दिन श्रुति परी अपने लहंगे को पृथ्वी लोक पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी वो लहंगा दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर नदी से पानी भर रही खुशी पर जाती है।
परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई लहंगा मिला है? क्योंकि खुशी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है और लहंगा लाकर परी को वापस कर देती है। परी खुशी की ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही परी खुशी को टच करती है, वो उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है। फिर परी कहती है, खुशी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। खुशी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। फिर खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, हे जादुई लहंगे, मुझे एक घर चाहिए। खुशी के इतना बोलते ही एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लग जाती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बुक्स दिला दो। फिर खुशी के सामने उसकी सारी बुक्स आ जाती हैं। ये देखकर तो खुशी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई लहंगे से मांग लेती। खुशी अब खुशी अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से पूरी करने लगती है। खुशी को इतना खुश देखकर उसका सौतेला भाई सूरज सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस नानात के पास इतना सब कहां से आ गया, जो आज ये हवा में उड़ रही है। पता तो करना ही पड़ेगा। सूरज घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा। और मैं आज रात ही सब पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटा खुशी के घर खिड़की से झाँककर सब कुछ पता कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं? ये सोचकर दोनों माँ बेटा खुशी के कमरे में घुस जाते हैं। खुशी सो रही होती है, तभी उसकी सौतेली माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। सूरज बेटा, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो। मैं इसको ठिकाने लगाकर यहाँ से वापस आती हूँ। खुशी का दम घुट रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर श्रुति परी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतना गिर जाओगी? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खुशी तो तुम्हें माँ कहती है, लेकिन तुम तो डायन हो, डायन। इतना बोलकर परी दोनों माँ बेटे को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी खुशी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। ये जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और मेरा भाई है। प्लीज इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गौर से देखो इसे। तुम लोग जिसे मार रहे थे, आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर चंपा और सूरज को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आप सबको माफ कर दिया। अब आप लोगों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आप सबके लिए कुछ नहीं है।
और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जानवी अपनी माँ माधुरी और अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। माधुरी कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती थी। उन्हीं के पड़ोस में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि के पिता एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंजलि बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जानवी और अंजलि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंजलि अपनी कार से रोज कॉलेज जाया करती थी और जानवी अपनी साइकिल से कॉलेज जाती थी। अंजलि जानवी को बात बात पर चिढ़ाती रहती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। जानवी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि आवारा लड़के लड़कियों के साथ बस घूमती ही रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में वरुण नाम के एक लड़के ने एडमिशन लिया। वरुण दिखने में बहुत स्मार्ट था और उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हर एक लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। वरुण भी बहुत संस्कारी और नेक दिल का लड़का था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। एक दिन वरुण जानवी से मिलता है। हाय जानवी, तुम पढ़ने में तो बहुत होशियार हो। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ, जरूर। बताइए क्या मदद चाहिए आपको? धीरे धीरे जानवी और वरुण में दोस्ती हो जाती है। अंजलि भी वरुण से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है। हाय वरुण, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वरुण वहाँ से चला जाता है। तेरी ऐसी की तैसी कमीने, तूने मुझे ना कहा। अब देखती हूँ तू कब तक मुझसे दोस्ती नहीं करता। अरे मेरे जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। देखना, अपने आप मेरे पीछे भागा भागा आएगा ये। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। अंजलि वरुण से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वरुण अंजलि से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। एक दिन अंजलि जानवी और वरुण को साथ में देख लेती है। तभी अरे इस पगलेट को ये भिखारा नहीं मिली थी क्या? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यही लड़का है जो मुझे भाव नहीं देता। और इस भिखारन से देखो किस तरह से बात कर रहा है। धीरे धीरे जानवी और वरुण एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। अब उनका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। जानवी, अब तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब समय आ गया है, हमें अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वरुण, तुम तो बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब हैं। यदि आपके घर वाले नहीं माने तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस मेरी खुशी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। तुम खुशी खुशी अपने घर में जाओ और उनसे बात करो। उसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान जाते हैं। इस तरह उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद वरुण और जानवी की शादी भी तय हो जाती है। जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या इस भिखारन की शादी वरुण से? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इनकी शादी नहीं होने दूंगी। वरुण से सिर्फ मेरी शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये वरुण से शादी कैसे करेगी। जानवी की माँ जानवी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा खरीद कर लाती है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अरे अंजलि, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरी शादी का लहंगा। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे कुछ काम है जानवी, मैं कल आती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं ऐसा? कैसे रोकूं इसकी शादी? कॉलेज भिखारन की शादी है मेरे वरुण से, कैसे रोकूं इसे? रात को चुपके से अंजलि जानवी के घर में जाती है और उसके शादी के लहंगे में आग लगा देती है।
अब देखती हूँ इस भिखारन की शादी कैसे होती है। अगले दिन जानवी अपना लहंगा देखती है। उसका लहंगा जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। माँ जल्दी आइए माँ, ये देखिए माँ, ये सब क्या हो गया? मेरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका है माँ। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? बेटा मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे वो इस लहंगे में मैंने खर्च कर दिए और इतनी जल्दी नया लहंगा भी नहीं बन सकता बेटी। अब हम क्या करेंगे माँ? अब मैं क्या पहनूंगी अपनी शादी में? थोड़ी देर बाद अंजलि वहाँ पर आती है। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे जानवी बारात आने वाली है। जानवी अंजलि को वो सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब अगर बाहर तुम इस हालत में जाओगी तो वरुण की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो जानवी? इससे तो अच्छा होगा कि तुम इस शादी से मना कर दो। माँ मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मैं घर से भाग जाती हूँ। बारात आएगी तो आप बोल दीजिएगा, मुझे वरुण से शादी नहीं करनी थी। रोते हुए जानवी घर छोड़कर चली जाती है और भागते भागते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है और वहां बैठकर रोने लग जाती है। तभी उस झरने से एक आवाज आती है। बेटा तुम रो मत, मुझे बताओ बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? जानवी झरने को वो सारी बातें बताती है। झरना अपनी शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लो बेटी, ये एक जादुई लहंगा है। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। जल्दी से जानवी वो लहंगा पहन लेती है। उसके बाद जानवी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। हे जादुई लहंगे के झरने, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटी जल्दी जाओ, तुम्हारी बारात आ चुकी है। तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हे जादुई लहंगे, मुझे जल्दी से मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। जादुई लहंगे की मदद से जानवी अपने घर पहुंच जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी। वरुण क्या तुम्हें पता है, जानवी शादी छोड़कर भाग चुकी है। वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। यदि तुम्हें यकीन नहीं तो तुम जानवी की माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या अंजलि सच बोल रही है? लेकिन जानवी की माँ कुछ भी नहीं बोलती। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हाँ बेटा, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। अब हमारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी ये लड़की हमारे ही स्टेटस की है। हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी, अब तुम हमारी बात का मान रखो, हमारी इज्जत बचाओ बेटिया। ठीक है पिताजी। अंजलि, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वरुण के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जानवी पहुँच जाती है। रुकिए वरुण, मैं यहाँ पर हूँ, शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जानवी का इतना सुंदर लहंगा देखकर अंजलि पूरी तरह हैरान रह जाती है। लेकिन तू तो शादी छोड़कर भाग गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही है? नहीं, मैं भागी नहीं थी। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। अरे ये झूठ बोल रही है, और सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा लहंगा जलाकर राख कर दिया था। मैं तेरी शादी वरुण से नहीं होने दे सकती। वरुण की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे होगी उसकी शादी। अंजलि की ये बात सुनकर जानवी को गुस्सा आ जाता है और वो अंजलि को एक थप्पड़ लगाती है। मैंने तुझे अपनी सच्ची दोस्त माना और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी अंजलि गुस्से में पिस्तौल निकाल लेती है। धिक्कारन कहीं की, तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा अंजलि को गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। तुम मेरे होते हुए जानवी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, धोखेबाज लड़की।
अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानवी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी। हे जादुई लहंगे, मेरी दोस्त को माफ कर दो। उसके बाद जादुई लहंगा उसकी सारी रस्सियाँ खोल देता है। उसके बाद जानवी और वरुण की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जादुई लहंगे की मदद से जानवी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लेती है और उसमें गरीबों का फ्री में इलाज करती है। जानवी गरीबों की बहुत मदद करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सिमरन को पेड़ पक्षियों और पौधों से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो गांव के पीछे वाले बगीचे में नीम के पेड़ से बात कर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त अजय मिल गया, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। अरे सिमरन, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। कल मेरा बर्थडे है और सबको आना है। और हाँ, सभी फ्रेंड्स अच्छे और नए कपड़े पहन कर आ रहे हैं। हमने एक डांस प्रोग्राम भी रखा है, तू भी नए कपड़े पहन कर ही आना। सब मिलकर डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अजय, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम जानते हो ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, फिर मैं नए कपड़े कहाँ से पहनूंगी? नहीं सिमरन, जो भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे आना ही होगा, तेरे बिना प्रोग्राम में मजा ही नहीं आएगा। सिमरन के पिता राजेश होटल में खाना बनाने के लिए जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन सिमरन का फूला हुआ मुंह देखकर बोलते हैं, अरे अब तू नए कपड़े की क्या जिद लेकर बैठ गई, वो भी लहंगा। मैं होटल में खाना बनाकर किसी तरह अकेले घर चला रहा हूँ, किसी तरह तुझे कॉलेज भी भेज पा रहा हूँ। तेरी माँ बीमार पड़ी है, नहीं तो वो भी मेरे साथ होटल पर जाती थी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं काम पर जा रहा हूँ और रास्ते में अगर मुझे कोई सस्ता सा लहंगा मिलेगा तो मैं ले लूँगा तेरे लिए। क्या सच में पिताजी आप मुझे लहंगा दिलवाओगे? हाँ बाबा हाँ, सच में दिलवाऊंगा तुझे लहंगा, लेकिन तू पहले अपने आंसू तो पोंछ ले। सिमरन अपने पिता के जाने के बाद घर का काम करके बगीचे में जाकर उसी नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है, क्योंकि जब भी वो उदास होती थी तो वो उसी नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती और उस पेड़ के साथ ढेरों बातें करती। तभी आज अचानक उस पेड़ से एक आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो सिमरन? वो आवाज सुनकर सिमरन चौंक गई। कौन हो तुम? और मेरा मन रोने का है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा, तुम समस्या बताओ क्या है, शायद मैं उसे दूर कर सकूं। तुम मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम मेरी समस्या का हल क्या कर पाओगे? तुम तो खुद हिल भी नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मेरे आसपास वाले छोटे पेड़ पक्षियों का सबका कितना ध्यान रखती हो, वरना सब लोग तो यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ और फल फ्रूट ही तोड़ने आते हैं। फिर सिमरन उस पेड़ को अपनी उदासी का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय सिमरन। सिमरन वापस अपने घर पहुँच गई। तभी वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर किसी की आहट हुई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 2 बैग रखे हैं। ये क्या है? इसे खोल कर देखती हूँ कि क्या है इसके अंदर। फिर बैग खोलकर सिमरन देखती है तो उस बैग में बहुत ही सुंदर सुंदर 2 लहंगे रखे हुए थे। लगता है ये लहंगे पिताजी रखकर चले गए, जल्दी में थे होंगे। अभी तक बोल रहे थे कि एक भी लहंगा नहीं दिलवा पाऊंगा और अब 2 लहंगे दिलवा दिए। जब शाम को उसके पिता घर वापस आए तो सिमरन ने उन्हें अपने लहंगे दिखाए और कहा, पिताजी आपने मेरे लिए कितने सुंदर लहंगे खरीदे हैं। थैंक यू सो मच पिताजी। अच्छा बेटा, पर ये तो मैंने नहीं खरीदा।
और तुम्हें किसने दिया? ये कहाँ मिला तुम्हें? ओ पिताजी, कोई बात नहीं, लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं यही लहंगा पहनकर अजय के जन्मदिन पर जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन आए कहाँ से ये लहंगे, ये तो बताओ। कहीं से भी आए हो, अभी तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। सिमरन ने जैसे ही वो लहंगा पहना, उसके पास अपने आप सुंदर सैंडल, मैचिंग की चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी आ गई। यहाँ तक कि अजय को देने के लिए सुंदर सी गिफ्ट भी पैक होकर आ गई। सिमरन आज सज संवर कर अजय के बर्थडे में पहुँच गई। सिमरन आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या सिमरन, फिर भी तू पार्टी में ना आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी, और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? पिताजी ने दिया है तुझे, रख ले। उसकी सारी सहेलियाँ सिमरन का लहंगा देख रही थी और सिमरन की सुंदरता को देखकर बर्थडे में आए सभी मेहमान लोग बहुत हैरान थे। उसकी सारी सहेलियाँ सिर्फ सिमरन का लहंगा ही देखे जा रही थी और सिमरन वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सारी सहेलियाँ हैरान थी। और फिर जब संगीत का प्रोग्राम हुआ तो उसके डांस में पता नहीं क्या जादू था कि पार्टी में आए सभी लोग, अजय, उसके सभी दोस्त, उसके मम्मी पापा, सारे मेहमान सभी मिलकर डांस करने लगे। डांस करते करते सब पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन सिमरन अभी भी डांस करते ही जा रही थी। फिर अचानक म्यूजिक अपने आप रुक गया। तब सिमरन होश में आई और उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत सुंदर डांस करती हो तुम तो। अच्छा, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता। मैंने पता नहीं कैसे इतना अच्छा डांस कर लिया। जरूर ये भी इसी लहंगे का जादू है। तभी अजय की माँ बोलती है, चलो चलो बच्चों, केक काटने का समय आ गया है, आ जाओ सभी लोग। सिमरन बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। ये देखकर अजय की माँ बोलती है, अरे सिमरन बेटा, तुम यहाँ इतने पीछे क्यों खड़ी हो? आओ अजय के साथ केक कटवा दो। सिमरन आगे आ गई और सारे मेहमानों की नजर उसी पर टिकी हुई थी। इतना सम्मान तो उसे आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। सिमरन जब पार्टी खत्म होने के बाद वापस अपने घर पर आई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। दूसरे ही दिन वो सुबह सुबह गांव के पीछे वाले बगीचे में नीम के पेड़ के पास गई और बोली, अरे दोस्त, मैं समझ गई कि वो लहंगे तुम्ही ने दिए हैं मुझे। तुम बहुत अच्छे हो। सिमरन, वो दोनों ही लहंगे जादुई हैं। एक लहंगे से तुम जो अपने लिए मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे लहंगे से दूसरों की मदद करने के लिए तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। लेकिन दोनों लहंगों से दिन में कोई भी एक बार ही मांगी हुई इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उस लहंगे से कभी भी किसी का नुकसान करने का मत सोचना। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय सिमरन। और फिर सिमरन जल्दी जल्दी घर वापस आई और उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा दे दो। इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़ी हवेली में बदल जाता है और घर के पीछे खूबसूरत सा एक बगीचा भी था जहाँ पर ढेरों रंग बिरंगे पशु पक्षी और पेड़ थे। और फिर शाम को पापा के आते ही, ओ पापा देखो, अब हमारे पास कितना बड़ा घर हो गया है और अब एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी है हमारे पास। चलो बगीचे में चलते हैं। लेकिन सिमरन, ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी हवेली, इतना सारा सामान और इतना खूबसूरत बगीचा, ये सब अचानक कहाँ से आया? पापा, मैंने जो लहंगा पहना है ना, वो जादुई लहंगा है। मैं जो बगीचे में जिस पेड़ के पास बैठती हूँ उसी ने दिया है मुझे। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया बेटी। पापा, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे से पूरे दिन में
कोई भी एक इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। दोनों उस दिन बहुत खुश थे। सिमरन अब अपने बगीचे में जाकर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो पक्षियों को दाना चुगाती और पानी भी पिलाती। अगले ही दिन सिमरन उस जादुई लहंगे को पहनकर बोलती है, हे जादुई लहंगे, मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। सिमरन के इतना कहते ही उसकी माँ बिस्तर से उठ गई। सब बहुत खुश थे। आज फिर से सिमरन गांव के पास वाले बगीचे में गई तो उसने वहां जाकर देखा कि उस नीम के पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे। तभी तेजी से भागकर सिमरन उस नीम के पेड़ से लिपट गई और बोली, नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटो। ये आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इस पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते। ए लड़की, हट यहाँ से, वरना तेरी गर्दन भी इसी कुल्हाड़ी से काट देंगे। सिमरन वहाँ से हट गई और भागते हुए अपने घर गई। उसने जादुई लहंगा पहना और कहा, हे जादुई लहंगे, नीम के पेड़ को बचा लो और उसे मेरे बगीचे में लगा दो, वरना वो लोग उसे काट देंगे और उसकी लकड़ियाँ बेच देंगे। तभी सिमरन को कोई आवाज आई। वो भागकर अपने बगीचे में गई तो देखा कि वो नीम का पेड़ उसके बगीचे में खड़ा था और वो पेड़ काटने वाले लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ हमें, इस पेड़ पर पता नहीं किसने हमें लटका दिया। अरे कोई तो उतारो, हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। तभी सिमरन बोलती है, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम लोग तब तक वहीं लटके रहोगे जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी। अरे बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। अब कुछ नहीं हो सकता। अचानक से वो दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। किसी का सर फूटा, किसी की कमर टेढ़ी हो गई, तो किसी के पैर टूट गए। इतनी ऊंचाई से गिरकर वो लोग अपनी होश व हवास खो चुके थे और अब काफी देर के बाद होश में आए तो वो सर पर हाथ रखकर वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। तभी सिमरन उस पेड़ से बोलती है, पेड़, तुम ठीक तो हो ना? जिसके पास तुम्हारे जैसी दोस्त हो उसको क्या हो सकता है भला। फिर सिमरन अपने घर में आती है। सिमरन अपना जादुई लहंगा और उस जादुई पेड़ को अपने बगीचे में पाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है और सिमरन और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में जानवी और राहुल दो बेस्ट फ्रेंड्स रहा करते थे। जानवी के माता पिता एक गरीब मजदूर थे, लेकिन जानवी बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल के पिता एक बहुत बड़े जज थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राहुल बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़का था। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जानवी पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अरे यार, जब देखो तुम पढ़ाई ही करती रहती हो। चलो जल्दी, थोड़ा देर घूम कर आते हैं। तू यहीं रुक, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे पेपर हैं। मुझे पेपर की तैयारी करनी है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अपने दिमाग को सही करा पहले। हमेशा बस पढ़ना पढ़ना ठीक नहीं होता, थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। चल जल्दी चल, और मैं यहाँ तेरा ना सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मेरे साथ चलना है तो चलना है बस, नहीं चलेगी तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा, समझी? बेचारी जानवी राहुल के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है और वो दोनों कहीं घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उसे अपने घर ले जाता है। अरे मम्मा, ये देखो, मेरी दोस्त जानवी आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम युवराज की बेटी हो ना? जी आंटी जी। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर और ये जानकर कि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो,
मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना दो। इसको कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो बेटा। कुछ समय बाद उनके कॉलेज के पेपर शुरू हो जाते हैं। जानवी अच्छे नंबर से पास हो जाती है, लेकिन वहीं राहुल फेल हो जाता है। राहुल, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? मम्मा, मैं फिर से फेल हो गया। मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी। सारे दिन बस आवारा की तरह घूमते ही रहते हो, पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। अरे अपनी पड़ोस की दोस्त जानवी को ही देख लो, जो घर का सारा काम करती है, ऊपर से पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। मॉम प्लीज, मुझे फालतू की बातें सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे आगे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। गुस्से में राहुल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये लड़का तो बिगड़ता ही जा रहा है। इसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद, बेटा राहुल, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा सर दबा दे बेटा। ओहो, आपका दिमाग खराब है क्या मॉम? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका सर दबाऊं और आपके लिए चाय बनाऊं। आप एक काम करो, सर दर्द की दवाई खा लो और सो जाओ। राहुल की ये बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुझसे तो एक काम ही नहीं होता। तेरे बाप ने तुझे ज्यादा ही सर चढ़ा लिया है। अपनी दोस्त जानवी से सीख, कितनी संस्कारी और नेक लड़की है वो। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है ये सब? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सब आपकी ही करनी का फल है, जो अब हमारे सामने आ रहा है। आपने अपने बेटे को पैसे दे देकर सर पर चढ़ा रखा है और अब इसे उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने इससे सर दबाने के लिए कहा और इससे वो भी नहीं होता। अरे ये क्या करेगा जिंदगी में? अपनी दोस्त जानवी को ही देख ले, उसका बाप गरीब मजदूर है, उसके बाद भी लड़की कितनी संस्कारी है। इतना कहकर उसकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देख लिया ना पिताजी, माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत माना करो। वैसे भी तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, वो सही बोल रही हैं। थोड़ी बहुत शिक्षा अपनी दोस्त से ले लो। जानवी बहुत अच्छी लड़की है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के काम में भी बहुत कुशल है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। ओहो बस करो पिताजी, अब आप भी माँ की तरह ही बोलने लगे ना। गुस्से में राहुल वहाँ से चला जाता है। इस जानवी ने तो मुझे परेशान कर दिया है। जब देखो हर कोई जानवी जानवी करते रहता है। मुझे इस लड़की को अपने सामने से हटाना होगा और इस लड़की को इसकी औकात दिखानी होगी। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के लिए प्रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और वो रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों, प्रिया एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी, लेकिन वो दिखने में बहुत काली थी। अब बताता हूँ इस जानवी की बच्ची को कि मेरा कितने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। फिर राहुल जानवी के पास जाता है। अरे जानवी, तुझे पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है और मेरी होने वाली पत्नी बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। जितने पैसे मेरे पिताजी कमाते हैं उसका डबल वो कमाती है। अब देखना, मैं तो ऐश करूँगा, ऐश। अरे मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। दरअसल मेरा भी रिश्ता तय हो गया है और वो लड़का एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर है। जानवी की ये बात सुनकर राहुल चिढ़ जाता है। तो एक काम करना, शाम को अपने होने वाले पति से मुझे पार्क में लाकर मिलाना। तेरे होने वाले पति से मैं भी मिलना चाहता हूँ। फिर देखते हैं किसका होने वाला लाइफ पार्टनर ज्यादा अच्छा है। शाम को वो सभी पार्क में पहुँच जाते हैं। जानवी का होने वाला पति बहुत ही सुंदर था। हे भगवान, कितना सुंदर लड़का है इसके पास और पैसे वाला भी है। एक तरफ मेरी होने वाली पत्नी, कितनी सड़ी सी शक्ल है उसकी। तुझे पता है जानवी, मेरी होने वाली पत्नी बहुत पैसे वाली है। तू मेरी बराबरी तो कभी भी नहीं कर सकती। अरे राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुम्हारी बराबरी क्यों करूँगी? मुझे तो तुम्हारी खुशी में ही खुशी मिलती है। आखिर तुम मेरे दोस्त हो ना। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है।
गुस्से से राहुल वहाँ से चला जाता है। ये लड़की हर दिन तरक्की ही करती जा रही है, मुझसे इसकी खुशी देखी ही नहीं जाती। कुछ दिनों बाद राहुल की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सुनो जानवी, मैंने तो आज शादी कर ली, लेकिन तुम मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना। हाँ हाँ राहुल, मेरी शादी 2 दिन बाद ही है, तुम भी मेरी शादी में जरूर आना। सुनिए, हमारी बिटिया की 2 दिन बाद शादी है। मैंने एक एक पैसा जोड़कर उसकी सारी तैयारियां की है, लेकिन अब मेरे पास रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा लहंगा नहीं दिला पाया, बस अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी वहाँ पर जानवी आ जाती है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे बहुत अच्छे से सिलाई करने आती है। मैं अपना लहंगा अपने हिसाब से ही डिजाइन कर लूंगी। जानवी अपनी माँ की पुरानी साड़ी लेकर दिन रात लहंगा बनाने लगती है और एक दिन वो बहुत ही सुंदर सा लहंगा बना लेती है। वाह बेटा, मैं तो तुझे लहंगा नहीं दिला पाया, लेकिन मेरी बेटी, तूने अपने लिए खुद कितना सुंदर लहंगा बनाया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ राहुल आता है। अरे जानवी, जरा मुझे भी तो दिखाओ अपना लहंगा। हाँ हाँ, आओ ना, मैं तुम्हें अपनी शादी का लहंगा दिखाती हूँ। राहुल जानवी का लहंगा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और रात को बिल्कुल चुपके से उसके लहंगे में आग लगा देता है। माँ, ये क्या हो गया माँ? मेरा लहंगा, मेरा लहंगा। तभी जानवी की माँ भागी भागी उसके पास आती है। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई बेटा? आज तो तुम्हारी शादी है बिटिया, अब इतनी जल्दी हम लहंगा कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। जानवी दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पार्क में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो बेटी? जानवी परी को वो सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ चलो। परी जानवी को जादुई लहंगे की नदी के पास लेकर जाती है और उसमें से एक लहंगा निकाल कर जानवी को दे देती है। बिटिया, ये इस नदी का जादुई लहंगा है, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जानवी जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही जानवी बहुत खूबसूरत हो जाती है और उड़कर सीधा अपने मंडप में पहुंच जाती है। राहुल जानवी को देखकर बहुत बुरी तरह चिढ़ जाता है और गुस्से में उसके पास जाता है। अरे, तेरे लहंगे में तो मैंने आग लगाई थी, फिर तो ये नया लहंगा कहाँ से लेकर आई? चालबाज, गद्दार, धोखेबाज दोस्त, तो ये सब तूने किया था। निकल जा यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से। उसके बाद जानवी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। एक गांव में मायरा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम सुहाना था। मायरा की चाची और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। दोनों उससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई है, आपको इससे और काम लेना चाहिए। देखो तो हमारे घर का खाना खा खा कर कितनी मोटी हो गई है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। इतना कम काम करती है और सबसे ज्यादा खाती है। लगता है मुझे इसे कुछ और काम देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी मायरा के पास जाती हैं। सुन लड़की, घर पर पड़ी पड़ी तू बोर हो जाती होगी, इसीलिए मैं तुझे एक काम और दे रही हूँ। अब से तू पास वाले जंगल में जाएगी और वहाँ से रोज के रोज ताजी ताजी लकड़ियाँ तोड़कर लाएगी, समझी? लेकिन चाची जी, जंगल में तो बहुत खतरा होता है, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं चाची जी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, आप मुझे कोई और काम दे दीजिए। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे ऑर्डर दे रही हूँ, इसीलिए चुपचाप जो काम दे रही हूँ वो कर,
नहीं तो मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगी। उसके बाद मायरा हर रोज जंगल जाकर वहाँ से लकड़ियाँ लाती थी और उसके बाद घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। लक्ष्मीबाई का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। सुनिए, मेरे बेटे राजकुमार के लिए एक बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आना, जो हमारे बाद इस राज्य को ठीक से चला सके। महारानी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं आज से ही ऐसी बहू की तलाश करता हूँ। राजा अपने गांव में उस राजकुमारी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा को अपने गांव में कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। उसके बाद राजा रानी दोनों एक जादूगरनी शंग्रीला के पास जाते हैं। अरे महाराज और महारानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं 2 मिनट में उड़कर आपके पास आ जाती। नहीं नहीं शंग्रीला, दरअसल हम यहाँ पर एक जरूरी काम से आए हैं। शंग्रीला, वो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए महारानी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुनो, हमें हमारे बेटे राजकुमार के लिए एक लड़की की तलाश है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई लड़की नहीं मिली। क्या तुम हमारे लिए एक राजकुमारी ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? जी महाराज, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से एक लहंगा और झुमके प्रकट करती है। महाराज, इस लहंगे और झुमके को नदी के किनारे रख दीजिए। जो भी लड़की सबसे पहले इसे उठाएगी और इन्हें पहनेगी, वही लड़की आपके महल की राजकुमारी बनेगी। शंग्रीला की ये बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस लहंगे और झुमके को नदी के किनारे पर रख देते हैं। सुनो सैनिकों, तुम आज से इस नदी के किनारे खड़े होकर पता लगाओगे कि सबसे पहले किस लड़की ने इस लहंगे और झुमके को हाथ लगाया है। जी महाराज, मैं इसका बिल्कुल ख्याल रखूंगा। इसके बाद राजा रानी अपने महल में वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे ओ मनहूस, यहाँ बैठकर आराम कैसे फरमा रही है तू? घर में इतना काम पड़ा है, उसको कौन तेरी माँ करने आएगी? चाची जी, मेरी माँ के लिए कुछ ना कहा करें आप। और रही बात काम की, तो मैंने सारा काम कर दिया है। चाची जी, अब घर में कोई भी काम नहीं है। क्या तूने सारा काम कर दिया? पानी कौन तेरा बाप भर कर लाएगा? लेकिन चाची जी, पानी तो मैं सुबह ही लाई थी। इतनी जल्दी सारा पानी कौन पी गया चाची जी? अच्छा, तो तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? तुझे एक बार बोल दिया पानी लेकर आ, मतलब पानी लेकर आ। मटका उठा और नदी से पानी लेकर आ, समझी? थकी हारी मायरा तेज धूप में मटका लेकर नदी के किनारे पानी लेने जाती है। अरे वाह, नदी का पानी कितना ठंडा ठंडा है। मन तो कर रहा है नदी में थोड़ी देर नहा लूं। उसके बाद मायरा उस नदी में नहाने लग जाती है। हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरे तो कपड़े गीले हो गए। अगर मेरी चाची ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो तो मुझे घर से बाहर कर देंगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसे नदी के पास जादुई लहंगा और वो झुमके नजर आते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है और कितने सुंदर झुमके हैं। लगता है किसी राजकुमारी के हैं, लेकिन इस तरह कौन रख गया होगा? फिर मायरा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है राजकुमारी ने पुराना समझकर इसे यहीं छोड़ दिया होगा। एक काम करती हूँ, इस लहंगे को मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद मायरा वो लहंगा और झुमके पहन लेती है और पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने सबसे पहले लहंगा और झुमके पहने हैं। फिर सभी सैनिक उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं राजा जी को अभी लेकर आता हूँ।
खुशी खुशी सैनिक राजा रानी के पास जाता है और राजा रानी को वो सारी बातें बताता है। राजा और रानी सैनिक की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए जी, हम अपनी राजकुमारी को घर लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ कलमुही, तू इतना सुंदर लहंगा और झुमके कहाँ से ला रही है? चाची जी, ये लहंगा और झुमके मुझे नदी के किनारे रखे हुए मिले थे। मैंने वहाँ बैठकर बहुत इंतजार किया। जब कोई भी नहीं आया तब मैंने इन्हें उठाकर पहन लिया। वाह मॉम, कितनी सुंदर ड्रेस है इसकी, किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। मॉम, ये लहंगा और ये झुमके मुझे चाहिए। अरे सुहाना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बहन, फिर तुम मेरी चीजें क्यों मांग रही हो? बकवास बंद कर, समझी? मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें ये। उसके बाद उसकी चाची मायरा को एक थप्पड़ मारती हैं और उससे लहंगा और वो झुमके छीन लेती हैं और छीनकर अपनी बेटी को दे देती हैं। क्यों रे कलमुही, मेरी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात करेगी? मेरी बेटी ने बोल दिया चाहिए तो उसे चाहिए, समझी? अरे तू मना कैसे कर रही है? जा यहाँ से, अंदर जाकर घर का काम कर। तभी पीछे से दूसरे राज्य के राजा और रानी आ जाते हैं। सुनिए, आपकी बेटी हमारी होने वाली राजकुमारी का लहंगा और झुमके लेकर आई है। रानी जी, हमें माफ कर दीजिए। रानी जी, दरअसल वो कलमुही उसे गलती से उठा कर ले आई। मैं उसे बोल ही रही थी कि उसे जहाँ से लाई है वहीं पर रखा, लेकिन वो लड़की मानी ही नहीं। मैं आपका वो लहंगा और वो झुमके लेकर आती हूँ रानी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी जादूगरनी की वो सारी बातें उसकी माँ को बताती हैं। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ अपने राजकुमार के लिए चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे रोहन के साथ करने के लिए तैयार हो? रानी की ये बात सुनकर मायरा की चाची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। ओहो भाग्य, जो राजकुमार का रिश्ता मेरी बेटी के लिए खुद चल कर आया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था रानी जी। तो ठीक है, कुछ दिनों बाद हम बारात लेकर यहीं आएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को शादी वाले दिन मेरा दिया हुआ लहंगा और वही झुमके पहनाना। ये सुनकर चाची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और शादी वाले दिन अपनी बेटी को जादुई लहंगा और वो झुमके पहना देती हैं। तभी उसकी बेटी के शरीर में आग लगने लगती है। बचाओ माँ, माँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर शंग्रीला जादूगरनी आ जाती है। गाँव वालों, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सच सच बोल लड़की, वो लड़की कौन है? नहीं तो तू इसी तरह जलकर भस्म हो जाएगी। मुझे माफ कर दो मुझे। दरअसल वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी है। रुकिए, मैं उसे अभी बाहर लेकर आती हूँ। उसके बाद उसकी चाची मायरा को वो लहंगा और झुमके पहनाकर बाहर लेकर आती हैं और उसे राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। उसके बाद मायरा की शादी राजकुमार रोहन से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।